students, welcome back to my channel Bansal Biology. In today's video we are going to learn about the TGF beta pathway. ये भी सेल सिग्नलिंग का एक टॉपिक है. So let's get started with the video guys. TGF beta pathway. यहाँ पे TGF का मतलब क्या है? यहाँ पे TGF का मतलब है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर. ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर. ये भी क्या होते हैं? ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि क्या करेंगे? लाइगेंड मॉलिक्यूल से बाइंड करेंगे. तो ये कैसे रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं? ये सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स है. यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको कितनी बार क्रॉस करेंगे? उसको सिर्फ एक ही बार इन्होंने क्रॉस किया है. जैसे जीपीसीआर ने 7 बार क्रॉस किया था, लेकिन ये कितनी बार क्रॉस करेंगे? ये सिर्फ एक ही बार क्रॉस करेंगे. यहाँ पे ये जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं इंस्टेड ऑफ 1 टाइप. यहाँ पे 2 टाइप के रिसेप्टर है, रिसेप्टर 1 एंड रिसेप्टर 2. किसी भी रिसेप्टर का काम क्या होता है? लाइगेंड से बाइंड करना और फॉस्फोराइलेशन इनिशिएट करना. लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि ये जो R2 रिसेप्टर है ये एक्चुअल में लाइगेंड से बाइंडिंग करेगा. R1 लाइगेंड से बाइंडिंग नहीं करेगा. R1 क्या करेगा? सिग्नल कैस्केड को शुरू करेगा. यानी कि लाइगेंड के बाइंड होने के बाद जितना भी सिग्नल होता है वो R1 लाएगा. तो ये हुआ कैसे? जब R1 पे लाइगेंड बाइंड ही नहीं हुआ तो उसने सिग्नल कैस्केड कैसे शुरू किया? अब हम वो सब देखने वाले हैं. ये जो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर होते हैं ये सेरीन थ्रियोनिन काइनेज होते हैं. यानी कि ये क्या कर सकते हैं? ये सेरीन थ्रियोनिन पे जो अमाइनो एसिड्स हैं उन पे फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन कर सकते हैं. क्योंकि काइनेज का क्या मतलब होता है? फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन. तो ये सेरीन थ्रियोनिन अमाइनो एसिड पे फॉस्फेट का एडिशन करते हैं. तो हम देख लेते हैं इसको पूरे अच्छे से. वंस अगेन यहाँ पे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जहाँ पे सब एक्टिविटी होनी है. ये इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, यहाँ पे प्रेजेंट एक्स्ट्रासेल्यूलर, यानी कि ये वाला जो है ये सेल के अंदर का कंटेंट है. यहाँ पे सबसे पहले मैंने बना दिया R2 रिसेप्टर. बट यहाँ पे एक और ट्विस्ट है कि ये R2 रिसेप्टर अकेला प्रेजेंट नहीं होता. ये R2 रिसेप्टर्स जो है हमेशा डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ पे क्या है? डाइमर फॉर्म में ये प्रेजेंट, और यहाँ पे आके बाइंड हो गया एक लाइगेंड, जिसकी वजह से ये जो R2 रिसेप्टर्स है वो क्या हो जाएंगे? एक्टिवेटेड हो जाएंगे. यहाँ पे रिसेप्टर फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेती हूँ TGF बीटा लाइगेंड. सॉरी, मैं यहाँ पे लाइगेंड मान लेती हूँ TGF बीटा लाइगेंड. अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये जो R2 की साइटोप्लाज्मिक एंड है, R2 का जो साइटोप्लाज्मिक एंड है ये साइटोप्लाज्म है. तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन का, यहाँ पे जो मेम्ब्रेन प्रोटीन का एंड हो रहा है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक एंड. यहाँ पे एक्टिविटी होती है, यहाँ पे एक्टिविटी होती है इनके पास सेरीन थ्रियोनिन काइनेज की. यानी कि ये क्या करेगी? ये वाला जो पोर्शन है किसी को काइनेज में से फॉस्फेट दे सकता है. इसका जो काइनेज एक्टिविटी है वो फॉस्फेट दे पाएगा किसी को. तो यहाँ पे वंस अगेन क्या प्रेजेंट होगा? एक और रिसेप्टर प्रेजेंट होगा जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है R1. क्या इसने लाइगेंड से बाइंडिंग की? नहीं. ये भी किस फॉर्म में प्रेजेंट है? डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट है. लेकिन अभी ये कैसा है? अभी ये इनएक्टिव है. इसको एक्टिव करना होगा. तो ये एक्टिव कैसे होगा? ये एक्टिव तब होता है जब ये चारों मिलकर क्या बना ले? टेट्रामर बना ले. यानी कि दोनों के दोनों डाइमर क्या आ जाए? पास आ जाए, जिसकी वजह से किसका फॉर्म हो जाएगा? एक टेट्रामर का फॉर्म हो जाएगा. टेट्रा मतलब 4. तो यहाँ पे ये जो रेड वाला है R2, इसकी जो ये सेरीन थ्रियोनिन काइनेज वाली एक्टिविटी है ये एक्टिव है. तो ये क्या कर देंगी? ये इसको कर देंगी फॉस्फोराइलेट. तो वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा? R1 जो है वो फॉस्फोराइलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो गया? ये भी हो गया एक्टिव. यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन कहाँ हो गई? यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होगी सेरीन थ्रियोनिन काइनेज पे. यानी कि R1 के पास भी सेरीन थ्रियोनिन काइनेज प्रेजेंट है, लेकिन ये सेरीन थ्रियोनिन काइनेज इनएक्टिव फॉर्म में होता है. और ये एक्टिव कब होगा? जब ये R2 इसको क्या दे देगा? फॉस्फेट ग्रुप दे देगा. तो सेरीन थ्रियोनिन काइनेज एक्टिविटी जैसे ही एक्टिव हो गई R1 में, तो अब R1 क्या कर सकता है? किसी और को फॉस्फोराइलेट कर सकता है. तो अब ये किसको फॉस्फोराइलेट करेगा? ये एक्टिवेट कर देता है ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर को, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है SMAD प्रोटीन. अगर आपने जैक-स्टैट पाथवे का वीडियो देखा है तो उसमें आपने देखा होगा स्टैट एक्ट कर रहा था एज अ ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर, यहाँ पे एक्ट कर रहा है SMAD.
ये जो स्मैड होते हैं ये बहुत सारे टाइप के होते हैं। जो स्मैड आके रिसेप्टर से बाइंड होते हैं उनको बोलते हैं आर स्मैड। और ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं SMAD1, SMAD2, SMAD3, SMAD5 एंड SMAD8। ये सारे जो हैं ये सब क्या है? आर स्मैड है, जो रिसेप्टर से आके बाइंड हो सकते हैं। तो कोई भी स्मैड आके क्या हो जाएगा? इस रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा। तो एक आ गया यहाँ पे स्मैड और एक स्मैड आ जाएगा इस तरफ। ठीक है, दोनों तरफ स्मैड आ गए और क्या हो गया? इनका फॉस्फोराइलेशन हो गया। फॉस्फोराइलेशन किसने करवाया? एक्टिवेटेड R1 ने करवाया। जैसे ही इनका फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा ये हो जाएंगे सेपरेट, क्योंकि इनका काम तो हो गया पूरा, इनको होना तो फॉस्फोराइलेट, ये हो गए, ये हो जाएंगे अब अलग। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ SMAD2 था और कौन सा था? SMAD3। जरूरी नहीं है अलग अलग हो सकता है, सेम भी हो सके, लेकिन ये SMAD2 और SMAD3 अभी भी ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट नहीं करवा सकते। इनको एक और चीज चाहिए, और वो एक और चीज क्या होती है? वो एक और चीज है कोस्मैड। तो यहाँ पे एक और आएगा कोस्मैड, जो कि आके इन दोनों स्मैड से बाइंड होगा और एक ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत करवा सकता है। उस कोस्मैड का नाम होता है SMAD4। तो यहाँ पे आके किसकी बाइंडिंग हो जाएगी? यहाँ पे आके बाइंडिंग हो गई SMAD4 की, जिसकी वजह से अब टोटली ये जो ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर है ये एक्टिवेट हो चुका है। ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर जो है वो एक्टिवेट हो गया है और इन्होंने क्या बनाया? एक ट्राइमर बनाया है। अब ये कहाँ जाएंगे? दे विल मूव टू द न्यूक्लियस, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होनी है? न्यूक्लियस में होनी है। क्यों? क्योंकि वहीं पे DNA प्रेजेंट है और ये किसी भी जीन का क्या करवा सकते हैं? ट्रांसक्रिप्शन करवा सकते हैं बाय बाइंडिंग। तो इन्होंने यहाँ पे कर ली बाइंडिंग, जिसकी वजह से इसका क्या हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। और ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद किसी भी जीन का ट्रांसलेशन हो सकता है और उससे प्रोटीन बन सकता है। फाइनली क्या है? हमें ट्रांसक्रिप्शन करवाना है, फिर प्रोटीन बनवाना है। ये जो TGF बीटा पाथवे है ये बहुत सारे फंक्शन में जो सेल है वो यूज करता है। जैसे कि जो फंक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल सेल डिफरेंशिएशन में यूज होता है। जब सेल को डिफरेंशिएट होना, यानी कि सेल को एक पर्टिकुलर पाथवे चूज करना कि हाँ अब मैं यही करूंगा। ये सेल डेथ में भी रिस्पॉन्सिबल होता है। सब जब एपोप्टोसिस करनी होती है, सेल को डेथ करनी होती है, तभी भी ये पाथवे यूज किया जाता है। सेल प्रोलिफरेशन में भी यूज किया जाता है। जब सेल को अपने नंबर इंक्रीज करने होते हैं तब भी ये पाथवे यूज किया जाता है। तो इतनी सारी एक्टिविटीज में TGF पाथवे को यूज किया जा सकता है। यहाँ पे कुछ इनहिबिटरी स्मैड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो इनकी एक्टिविटी को रोक सकते हैं। तो उनमें इनहिबिटरी स्मैड की अगर हम बात करें तो दो टाइप के इनहिबिटरी स्मैड्स प्रेजेंट होते हैं। उनका नाम होता है SMAD6 एंड SMAD7। ये दो तरीके से वर्क कर सकते हैं। पहला तरीका तो है कि ये SMAD6 और SMAD7 यहाँ पे R1 से आके बाइंडिंग कर ले। अगर उन्होंने R1 से आके बाइंडिंग कर ली तो स्मैड, हमारे जो R स्मैड है वो आके बाइंडिंग नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से सिग्नल ट्रांसडक्शन नहीं हो पाएगा। तो पहली चीज ये क्या कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग दे कैन डू इज दे कैन बाइंड विद R1 रिसेप्टर so that R SMAD उनसे बाइंड ना कर पाए। और सेकेंड थिंग क्या कर सकते हैं कि ये यहाँ पे जहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो चुका है वहाँ पे फॉस्फेटेज प्रोटीन को या फिर फॉस्फेटेज एंजाइम को बाइंड करवा दे, जिसकी वजह से ये फॉस्फेट हटा दिया जाए। क्योंकि फॉस्फेटेज का क्या काम होता है? फॉस्फेटेज का काम होता है फॉस्फेट ग्रुप को हटाना। तो सेकेंड क्या कर सकते हैं? सेकेंड ये फॉस्फेटेज को रिक्रूट कर सकते हैं, जिसकी वजह से R1 जो है वो हो जाए डीफॉस्फोराइलेट। तो दोनों ही काम में सिग्नल ट्रांसडक्शन नहीं हो पाएगा, दोनों ही केस में सिग्नल ट्रांसडक्शन रुक जाएगा और जितना भी ये पाथवे है सब स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि R SMAD यहाँ पे आके बाइंड ही नहीं हो पाएगा और उसकी फॉस्फोराइलेशन ही नहीं हो पाएगी।
सो आई होप आपको ये जो पूरा सिग्नल पाथवे है बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, R2 डाइमर की फॉर्म में प्रेजेंट है, उसका एक्टिवेशन करवाना है हमें। उसका एक्टिवेशन कैसे होगा? जब कोई लाइगेंड आके बाइंड होगा, जैसे ही उसका एक्टिवेशन हो गया, यानी कि सेरीन थ्रियोनिन काइनेज की एक्टिविटी एक्टिवेट हो चुकी है, तो वैसे ही R1 उसके पास आ जाएगा और टेट्रामर बन जाएगा। ये दोनों जो है R2 के एक्टिवेटेड सेरीन थ्रियोनिन काइनेज वो फॉस्फेट ग्रुप दे देंगे किसके? R1 के सेरीन थ्रियोनिन काइनेज को, ताकि वो एक्टिवेट हो जाए। जैसे ही वो एक्टिवेट हो जाए तो वैसे ही एक कोर रेगुलेटर, एक ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर आ जाएगा जिसका नाम है स्मैट, जो कि R1 से आके बाइंड हो जाएगा ताकि वो फॉस्फोराइलेट हो जाए, वो फॉस्फेट ग्रुप उसमें ऐड हो जाए, वो एक्टिवेट हो जाए। जैसे ही वो एक्टिवेट हो जाएगा तो वो एक स्मैड को ढूंढेगा, जो कि क्या है? SMAD4, और ये एक प्राइमर बनाएंगे और ये जाके किससे बाइंड हो जाएंगे? DNA से बाइंड हो जाएंगे, ताकि ट्रांसक्रिप्शन हो जाए, प्रोटीन्स बन जाए, जिसकी वजह से सेल प्रोलिफरेशन हो सके, सेल की डेथ हो सके, या फिर सेल डिफ्रेंसिएशन हो सके। ये सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं। So I hope this video is very clear to you and this topic is very clear to you. Thank you so much for watching the video, guys. Don't forget to subscribe my channel and share this video with all your friends. Thank you so much, guys. Bye bye.